चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फिजिक्स वन फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट्स कॉल्ड एज क्वांटम मैकेनिक्स, और उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड एज डी ब्रॉय। स्पेलिंग मैंने लिखी हुई है, इट्स DEBROGLIE, बट यू डोंट हैव टू रीड इट एज डी ब्रॉगली, डी या फिर डू, एंड देन यू गो फॉर इट्स ब्रॉय। ठीक है, सो डी ब्रॉय ने एक्चुअली बात की थी रिगार्डिंग मैटर वेव, उन्होंने बात की थी रिगार्डिंग वेव नेचर, उन्होंने बात की है रिगार्डिंग पार्टिकल नेचर, और इसी चीज को टॉपिक में जब आप देखेंगे इट्स रिटन एज वेव डुअलिटी। तो इस टॉपिक को आज हम देखने वाले हैं। इट विल टेक अराउंड 15-20 मिनट्स टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। काफी बेसिक से जाएंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, लेवल धीरे धीरे ऊपर करके लेके जाएंगे, एंड करेंगे विद अ स्मॉल डेरिवेशन ऑफ दिस डी ब्रॉय। ठीक है, अगर हम एग्जाम्स में देखें तो काफी बार पूछा भी गया है। आई थिंक दिसंबर 16 में आया हुआ है, दिसंबर 19, दिसंबर 22, मई 22, मई 23, मई 24। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स पे अटेंशन, 15 मिनट सबका ध्यान यहाँ पे, सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस टॉपिक इज सेइंग। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक चीज है जिसे कहा जा रहा है मैटर वेव। वी आर कॉलिंग इट एज अ मैटर वेव। ठीक है, मैटर वेव के नाम में ही उसके बारे में आपको पता चल रहा होगा। व्हाट इज अ मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच हैज व्हाट मास। अगर किसी भी वस्तु के पास मास है और वो मूव कर रहा है, सो इट विल डेफिनेटली शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज मैटर वेव। ठीक है, अब मास में हम ऑब्वियसली, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं कि कोई बहुत बड़े मासेस है। हम लोग इंटरेस्टेड है बेसिकली छोटी छोटी चीजों में, जैसे कि हम लोग इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रॉन्स में, हम लोग इंटरेस्टेड हैं प्रोटॉन्स में। आप देख सकते हैं, जब मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा तो मैंने ई के ऊपर माइनस साइन डाला, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। जब मैंने प्रोटॉन के बारे में लिखा तो मैंने ई ही लिखा और ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज डाला, बिकॉज प्रोटॉन हैज अ पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन, दोनों को हम ई से डिनोट करते हैं। बस ई के ऊपर जो साइन आप डाल रहे हो वो डिफरेंशिएट करता है कि वो इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है। ठीक है, तो अगर ये लोग मूव कर रहे हैं और इन लोगों के पास मास है, तो ये लोग एक तरह की वेव को जन्म देंगे, और उसी वेव को हम लोग बोलते हैं क्या? मैटर वेव। ठीक है, डी ब्रॉय ने एक्चुअली मैटर वेव के ही बारे में बात की हुई है, और डी ब्रॉय की वेव या फिर मैटर वेव, अगर दोनों नाम आप बोलोगे एग्जैक्टली सेम है। यू से इट एज अ डी ब्रॉय वेव और यू से इट मैटर वेव, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, मैटर वेव को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ड्युअलिटी नाम का एक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी ड्युअलिटी नाम का कंसेप्ट क्या है? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट, व्हिच इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड द वेव नेचर। ठीक है, अब ड्युअलिटी में वो क्या कहते हैं कि कभी कभी जो हमारे पास ईएम वेव है, ई एम वेव, इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अर्थात आसान भाषा में हमारी लाइट। कभी कभी लाइट बिहेव करती है लाइक अ पार्टिकल, और कभी कभी ये बिहेव करती है लाइक अ वेव। अंडरस्टैंड दिस थिंग। कभी कभी ईएम वेव यानी कि लाइट कैसे बिहेव करती है? पार्टिकल जैसे। कभी कभी वो कैसे बिहेव करती है? वेव के जैसे। अब ये कभी कभी क्या है? कब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, कब वो वेव की तरह बिहेव करेगी? इस बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा फिनोमेना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जिसमें पार्टिकल नेचर जैसा बिहेव किया लाइट ने, ये आपको समझ में आएगा, और वेव नेचर जैसा बिहेव किया ये भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो पार्टिकल नेचर जैसा लाइट कब बिहेव करती है? जब वो एक फिनोमेना दिखाती है दैट इज कॉल्ड एज क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, रफली हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आपके पास एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के साइड में ऑर्बिट्स होते हैं, उस ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब आप करते क्या हो? आप एक
लाइट की रे को, समझो यहां पे सोर्स ऑफ लाइट है एस करके, आप इस लाइट रे को हिट करते हो इस पर्टिकुलर एटम के ऊपर, एटम के ऊपर हिट कर रहे हो, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो उस एटम के अंदर के ऑर्बिट के अंदर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन उसको हिट कर रहे हो। अब लाइट जो यहां से आ रही है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है फोटोन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। हम लाइट की बात कर रहे थे, लाइट किससे बनी हुई है, लाइट बनी हुई है फोटोन से। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज फोटोन, फोटोन इज स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। सो लाइट बनी किससे है, लाइट बनी है फोटोन से। फोटोन क्या है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। मतलब लाइट जब भी किसी सोर्स ऑफ लाइट से हमारे पास आती है, रे के फॉर्म में जब आती है, तो फोटॉन्स के फॉर्म में आती है। फोटॉन्स मतलब छोटी छोटी लाइट के पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, तो धीरे 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 करके हमारी तरफ बढ़ते हैं। तो अगर वो एक सिधाई में हमारे पास आ रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसके रे ऑफ लाइट आ रही है, पर उस रे ऑफ लाइट के अंदर अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे पैकेट्स में आपको फोटॉन्स नजर आएंगे। सो यहां से रे ऑफ लाइट आने का मतलब है फोटॉन्स का बम्बार्डमेंट हो रहा है। ये फोटॉन्स का बम्बार्डमेंट किसके ऊपर हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो यहां पे है, जो कि एटम के ऑर्बिट के अंदर बैठा हुआ है। रिपीट बता रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईएम वेव किस तरह से पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। पहला एजेंडा हमारा है। सेकेंड एजेंडा में हम देखेंगे कि ईएम वेव कैसे वेव की तरह बिहेव करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अभी तक से हमने देखा कि एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, उसके आजू बाजू ऑर्बिट्स में आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं। उस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हम लोगों ने एक लाइट सोर्स से रे फेंक के मारा। वो रे कंसिस्ट करती है क्या, फोटोन। अब देयर विल बी अ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अभी अभी हमने ये देखा कि जब लाइट वहां पे गिरेगी उस एटम के ऊपर, तो उस एटम के अंदर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन जब गिरेगा तो इस फोटोन का और इस इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा। अब कोलिजन होगा तो उसके बाद क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उसके बाद फोटोन अपनी सारी की सारी एनर्जी, फोटोन अपनी सारी की सारी क्या एनर्जी किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है। हम और डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अभी अपना टॉपिक रिस्ट्रिक्ट करना है टिल दिस डी ब्रॉय मैटर वेव, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। सो अभी के लिए सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो फोटोन अपनी सारी की सारी एनर्जी, क्योंकि फोटोन का डेफिनेशन हमने क्या बोला था, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब उसके पास एनर्जी है। जब वो इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको दे दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे दे रहा है। नाउ द पॉइंट हियर इज कि अगर कोई चीज किसी से टकरा रही है तो वो कब टकरा सकती है, जब वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करे। पार्टिकल मतलब क्या, उसके पास मास नाम की चीज हो, कोलिजन करने की क्षमता हो, तभी जाके हम बोलेंगे कि वो पार्टिकल। जैसे हम बोलते हैं कि हम बाइक चला रहे थे और मेरे आंखों में कुछ चला गया, तो वो आंखों में जब कुछ चला गया तो इट्स अ पार्टिकल, वेरी माइन्यूट पार्टिकल, बट इट हैज सम मास, इट कैन हिट यू, इट कैन हैव मोमेंटम। प्लीज अंडरस्टैंड द वर्ड मोमेंटम। आगे जाके मोमेंटम के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा यहां पे होगी। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय p and momentum is called as mass into velocity. So anything which has mass and velocity will carry momentum and that can be considered as a particle. तो क्या मेरे फोटोन के पास मास है, हाँ, क्योंकि कोलिजन कर रहा है। क्या उसके पास वेलोसिटी है, हाँ। लाइट खुद, जो आपकी लाइट है वो खुद कितने पे चलती है, 3 into 10 to the power 8 meters per second। तो ऑब्वियसली फोटोन भी 3 into 10 to the power 8 meters per second पे चलता है। तो अगर मेरे फोटोन के पास किसी को हिट करने की क्षमता है, किसी के पास जाने की क्षमता है, मतलब वेलोसिटी है, तो ऑब्वियसली उसके पास मोमेंटम है, ऑब्वियसली वो काम करेगा लाइक अ पार्टिकल। बट फोटोन को पार्टिकल बोलने से पहले आप अंडरस्टैंड करो कि फोटोन एक्चुअली
किसका भाग है? फोटोन एक्चुअली भाग है किसका? लाइट का। अगर हम यहां थोड़ा रिवर्स जाएंगे तो फोटोन एक्चुअली भाग है किसका? लाइट का। लाइट कौन है? लाइट है ईएम वेव। मतलब क्या मैं ये डायलॉग यहां पे बोल सकता हूं दैट ईएम वेव was behaving like a particle or it was carrying a particle nature when it was doing photoelectric effect. वापस मैं बताता हूं, डी ब्रॉय ने जो बोला उसमें ड्युअलिटी नाम का एक वर्ड है। ड्युअलिटी मतलब कभी कभी लाइट ये नेचर दिखाती है, दैट्स पार्टिकल नेचर। कभी कभी लाइट ये नेचर दिखाती है, दैट्स वेव नेचर। अभी हम लोग सबसे पहले पार्टिकल नेचर को समझ रहे हैं, फिर हम वेव नेचर को समझेंगे, फिर ड्युअलिटी को समझेंगे, फिर डी ब्रॉय को समझेंगे, फिर उसका छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। पार्टिकल नेचर अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का एक फिनोमिनन के बारे में समझाया। इस फिनोमिनन के किरदार कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, जिसको आके फोटोन हिट कर रहा है। इसी वर्ड से हमने समझ लिया कि फोटोन पार्टिकल नेचर दिखा रहा है, इसका मतलब लाइट पार्टिकल नेचर दिखा रहा है, इसका मतलब ईएम वेव पार्टिकल नेचर दिखा रहा है। आई होप अभी तक से पार्टिकल नेचर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की क्लैरिटी आप लोगों में थोड़ी बहुत आ चुकी होगी। नाउ विल मूव ऑन टू अंडरस्टैंड हाउ द वेव नेचर कम्स इनटू एक्शन। ठीक है, उसके बाद ड्युअलिटी की बात करेंगे। सो सपोज अब हम बात करते हैं किसके बारे में? हम लोग बात करते हैं वेव नेचर के बारे में। कौन दिखाएगा वेव नेचर? वेव नेचर दिखाएगा ईएम वेव। ईएम वेव आसान भाषा में क्या होता है? आसान भाषा में ईएम वेव होता है मेरी लाइट जो सूरज से आ रही है। अभी इसके पहले हमने ईएम वेव को क्या करते हुए देखा? उसका पार्टिकल नेचर हमने देखा। अब हम ईएम वेव का क्या देखेंगे? वेव नेचर कैसे आता है वो देखेंगे। अब वेव नेचर देखने के लिए हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसमें आई थिंक एक चैप्टर के फॉर्म में भी आता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। वेव नेचर समझने के लिए हमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमें समझने की जरूरत है। अगेन इट्स अ कंप्लीट होल चैप्टर, बट मैं थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी थोड़ी सी एक झलक समझा देता हूं ताकि हमें ये डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस समझ में आ जाए। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में वो बोल ये रहा है कि सपोज आपके पास यहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट है जिसका नाम है S1। सपोज आपके पास यहां पे और एक सोर्स ऑफ लाइट है जिसका नाम है S2। ये सोर्स ऑफ लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपनी लाइट को फैलाएगा। सिमिलरली S2 भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपनी लाइट को फैलाएगा। आप देख सकते हैं जब S1 और S2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपनी लाइट को लेके जा रहे हैं तो इन दोनों का कहीं ना कहीं पे इंटरैक्शन हो रहा है। जब ये दो वेव एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, इंटरैक्ट करने के बाद हो सकता है कि ये मिलकर आपको ज्यादा लाइट दे, दैट इज कॉल्ड एज मोर लाइट, या फिर आपको लेस लाइट दे यानी कि कम रोशनी, या फिर कोई लाइट दे ही ना, दैट इज नो लाइट। अगर इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल वे में अंडरस्टैंड करना है तो समझ लीजिए कि आपके रूम में दो ट्यूबलाइट लगे हुए हैं, दोनों ट्यूबलाइट व्हाइट लाइट देते होंगे। आपने रूम में दो ट्यूबलाइट क्यों लगाए? आपने रूम में दो ट्यूबलाइट इसलिए लगाए क्योंकि आपको ज्यादा रोशनी चाहिए, राइट? एक ट्यूबलाइट से निकलने वाली रोशनी और दूसरे ट्यूबलाइट से निकलने वाली रोशनी ऐड होती है। ये तभी पॉसिबल है, दो लाइट किरणें ऐड तभी हो सकती हैं जब उनके पास इस तरह का नेचर हो, दैट इज कॉल्ड एज वेव नेचर। अगेन इंटरफेरेंस के अंदर जब हम उसमें पढ़ेंगे तो इसको मैं डिटेल में अंडरस्टैंड करूंगा कि ये एडअप होता कैसे। अगर एडअप हो गया तो तुमको बहुत ज्यादा लाइट मिलेगी, अगर एडअप नहीं हुआ तो इन दोनों से केसेस में से एक कहानी होगी। पर मेरा पॉइंट ये है कि अगर दो लाइट्स एडअप हो रही हैं और वो ज्यादा रोशनी या कम रोशनी दे रही है तो ये कैसे कर पा रही है? पार्टिकल नेचर की वजह से नहीं कर पा रही है, उनके पास एक अलग नेचर है, दैट्स कॉल्ड एज क्या? वेव नेचर। इस वेव नेचर की वजह से दो लाइट्स मिलती हैं
मिलना लाइट का, सुपरपोजिशन ऑफ वेव नाम का एक टॉपिक अगर आपने सुना होगा, दैट सुपरपोजिशन इज मिलना, एंड दैट एंटायर टॉपिक इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेयर करना एक दूसरे के साथ। लाइट वेव्स एक दूसरे के साथ क्या कर रही है? इंटरफेयर कर रही है, ज्यादा लाइट पैदा कर रही है, कम लाइट पैदा कर रही है, या दोनों को नलिफाई कर रही है। नो लाइट इज देयर। दिस होल थिंग इज ओनली पॉसिबल इफ यू कैरी विच टाइप ऑफ नेचर? इफ यू कैरी अ नेचर कॉल्ड एज क्या? वेव नेचर। सो लाइट यानी कि ईएम वेव अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रही थी? ईएम वेव अभी थोड़ी देर पहले जाकर इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रही थी। अब नेक्स्ट में हमने देखा कि वो किसी और लाइट के साथ कंबाइन होकर इंटरफेरेंस कर रही है। ये करने के लिए तुम्हें वेव नेचर लगता है, पहले वाला काम करने के लिए तुम्हें पार्टिकल नेचर लगता है। मतलब क्या लाइट दोनों नेचर दिखा रही है? हां। तो इसलिए लाइट का नाम पड़ा क्या? डुअल नेचर ऑफ EM wave. What is the dual nature they are talking about? Dual nature में सबसे पहले नेचर है क्या? पार्टिकल नेचर। सेकेंड नेचर में हमने बात क्या की? वेव नेचर। पार्टिकल नेचर के लिए मैंने कौन से फिनोमेना का एग्जांपल दिया? पार्टिकल नेचर के लिए मैंने एग्जांपल दिया आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। वेव नेचर समझने के लिए मैंने किसका एग्जांपल दिया आपको? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एग्जांपल मैंने आपको दिया। क्या ये दोनों नेचर लाइट दिखा रही है, यानी कि ईएम वेव दिखा रही है? हाँ दिखा रही है, इसलिए नाम पड़ा डुअल नेचर ऑफ ईएम वेव। पहली बात तो इतनी सी बात आपको अपने दिमाग में फिट करनी पड़ेगी कि ये डुअल नेचर ऑफ वेव क्या है। लाइट का किसी पर्टिकुलर फिनोमेना में पार्टिकल की तरह बिहेव करना और किसी पर्टिकुलर फिनोमेना में वेव की तरह बिहेव करना, दिस इज कॉल्ड एज वेव नेचर डुअलिटी या डुअल नेचर ऑफ वेव। अब इसी के ऊपर डी ब्रॉय का कहना है कि मैं एक फॉर्मूला निकालना चाहता हूं। सो डी ब्रॉय एक फॉर्मूला निकालना चाहते हैं जिसमें वो बताना चाहते हैं कि अगर ये वेव नेचर शो कर रहा है तो इस वेव नेचर का क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, जिसमें ये जिस फॉर्मूले को बात कर रहे हैं उसमें इस फॉर्मूले को बता रहे हैं कि इसमें बोलूंगा डी ब्रॉय वेवलेंथ। सो दैट्स कॉल्ड एज क्या? लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। इसको हमें डिराइव करना है। अगेन हम लोग थोड़ी बहुत इस पे अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेंगे कि हो क्या रहा है इसमें। सबसे पहले नीड टू अंडरस्टैंड कि लैम्डा क्या है। लैम्डा को बोला जाता है वेव की लेंथ, दैट्स वेवलेंथ। कहां से आया वेवलेंथ? क्योंकि आपने अभी भी प्राप्त किया कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करती है तो उसके पास वेवलेंथ होगा, राइट? This particular thing is called as Planck's constant, एक constant है। This P it's called as क्या? मोमेंटम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि मोमेंटम का रोल क्यों आता है। अभी थोड़ी देर पहले मतलब मैंने जब आपको पार्टिकल नेचर के बारे में समझाया था तो मैंने यहाँ पे मोमेंटम के बारे में लिखा था, P इज इक्वल टू m इंटू वी। याद कीजिए क्या बोला मैंने? किसी भी वस्तु के पास क्या होना चाहिए? मास। उसके पास क्या होना चाहिए? वेलोसिटी। क्या तुम्हारे लाइट के पास, लाइट यानी कि फोटोन के पास क्या मास था? हाँ। क्या उसके पास मोमेंटम था? हाँ। सो दैट्स व्हाई पी का रोल यहाँ पे फॉर्मूले में आ रहा है। लैम्डा का रोल क्यों आ रहा है? क्योंकि लाइट किसकी तरह बिहेव कर रही है? वेव की जैसे बिहेव कर रही है। अगर आप ये फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे, दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। वन इज द वेवलेंथ ऑफ योर ईएम वेव and another is momentum of the EM wave. This formula is itself talking about the duality. वेवलेंथ की बात हो रही है मतलब तुम्हारे पास वेव नेचर है। मोमेंटम की बात कब होगी? जब तुम्हारे पास पार्टिकल नेचर है। तो ये फॉर्मूला इटसेल्फ जो किसने बनाया? जो डी ब्रॉय ने बनाया, इस फॉर्मूले को उन्होंने डी ब्रॉय वेवलेंथ का नाम दिया। इसके खुद के ही फॉर्मूले में ही इज टॉकिंग अबाउट द वेवलेंथ एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द मोमेंटम आल्सो। मींस ही इज डायरेक्टली टेलिंग दैट लाइट इज हैविंग क्या? डुअल नेचर। अब इस छोटे से जो फॉर्मूले को अगर हम डिराइव करना चाहें, जिस टॉपिक में हम जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट्स कॉल्ड एज डी वेवलेंथ, जिसको उन्होंने लैम्डा से डिनोट किया है। अगर मुझे इसको डिराइव करना है
तो मैं कैसे इसको डिराइव करूंगा? काफी सिंपल डेरिवेशन, जस्ट यू हैव टू बी 2 लाइंस का डेरिवेशन है, सिंपल डेरिवेशन है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला है दैट्स कॉल्ड एज E इज इक्वल टू एच न्यू। अगेन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से क्या चीज क्या क्या है। दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 1। E इट स्टैंड्स फॉर एनर्जी, H मैंने अभी अभी आपको बताया प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस न्यू इट्स कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी। डन। इक्वेशन नंबर 1 एनर्जी का इक्वेशन है, एनर्जी इज H मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। सेकेंड इक्वेशन इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। जिसको पता नहीं है इसको प्लीज याद कर लो, अगर आगे आपको फिजिक्स में काम करना है तो ये इक्वेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर आइंस्टाइन ने दी थी, एनर्जी मास रिलेशन का इक्वेशन है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की खासियत ये है कि दोनों में LHS इज द सेम। सो अगर मैं दोनों के LHS को कंबाइन कर लूं तो मेरा फॉर्मूला बनेगा H न्यू इज इक्वल टू क्या? mc स्क्वायर। इसको रख लेते हैं, कुछ नहीं किया अभी तक से, एक इक्वेशन डायरेक्टली लिखी है, ठीक है। इसको एनर्जी इक्वेशन बोल सकते हो, इसको भी एनर्जी इक्वेशन बोल सकते हो। दिस एनर्जी इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट एनर्जी इक्वेशन इज टर्म्स ऑफ मास एंड सी। सी क्या है? अगर यू डोंट नो व्हाट सी इज, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, जो मैंने अभी अभी लिखा था 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS कर हम लोगों ने इसका एक इक्वेशन निकाल ली। अब लेट्स मूव ऑन। अगर मैं थोड़ा बहुत इसको, और हमें एक्चुअली जाना कहां तक है, हमें क्या डिराइव करना है? हमें डिराइव करना है ये लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, जिसको हम बोलते हैं डी ब्रॉय का वेवलेंथ। ये हमें डिराइव करना। पहला स्टेप, आप लोगों ने ये वाला इक्वेशन लिखा, दिस विल बी माई स्टेप 1, दिस विल बी माई स्टेप 2, दिस विल बी माई स्टेप 3। नाउ माई स्टेप 4। अब स्टेप 4 में आप बात करोगे रिगार्डिंग द मोमेंटम पार्ट। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे मोमेंटम के बारे में डिस्कशन किया था। सो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है P, इट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये फॉर्मूला लिखा था, याद कर लीजिए। मोमेंटम इज मास इनटू व्हाट? वेलोसिटी। चेंज क्या करना है? मोमेंटम P बराबर मास, वेलोसिटी की जगह पे आप C लिखोगे। क्यों? क्योंकि आप यहां पे बात कर रहे हो किसके बारे में? लाइट के बारे में। लाइट की जो वेलोसिटी होती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट होती है, उसको डिनोट किया जाता है C से। तो सबसे पहले तो आपको सवाल आएगा क्यों मोमेंटम क्यों लेके आ रहे हो? क्योंकि डी ब्रॉय के फॉर्मूले में मोमेंटम है, इसे लेके आना पड़ेगा। V को C से क्यों रिप्लेस कर रहे हो? ताकि हमको रिलेशन मिल जाए कहीं पे। और हम क्योंकि लाइट के बारे में बात करें तो लाइट की वेलोसिटी को V नहीं बोलते, लाइट की वेलोसिटी को C बोलते हैं, इसलिए हमने यहां पे C को लिखा। डन। यहां तक क्लियर है सब लोग के दिमाग में? नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? P बराबर M, ऊपर और नीचे C से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं ऊपर से C से मल्टीप्लाई करूंगा तो mc स्क्वायर हो जाएगा और नीचे C हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय C इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बोथ। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, नीचे 1 है, तो 1 × C करोगे तो C आएगा। डन। स्टेप नंबर 3 क्लियर है, इसका स्टेप नंबर 3 क्लियर है। अब इसको कहीं आपने जिंदगी में देखा है? mc स्क्वायर आपको यहाँ पे दिखेगा H न्यू के फॉर्म में। सो P बराबर mc स्क्वायर इज H न्यू, जो आपने थोड़ी देर पहले निकाला था, आपने यहाँ पे लिखा H न्यू बाय C। डन। यहां तक आपका काम क्लियर हो गया, राइट। अब आप धीरे धीरे देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूले करीब जाते हुए दिखाएगा। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? P इज इक्वल टू H। थोड़ी अगर 12वीं या 11वीं क्लास की फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी बाय स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बाय स्पीड ऑफ लाइट, कहीं ना कहीं मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए। फ्रीक्वेंसी बाय स्पीड ऑफ लाइट इज 1 अपॉन लैम्डा, और इसको थोड़ा बहुत अगर आप ठीक करोगे तो C बाय न्यू इज लैम्डा, ठीक है। पर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी बाय C है, तो फ्रीक्वेंसी बाय C को हमें लिखना पड़ेगा क्या? 1 अपॉन लैम्डा। सो P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा, राइट। अब इस लैम्डा को मैं इस साइड ट्रांसफर करूंगा, P को नीचे ट्रांसफर करूंगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P। तैयार है आपका डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला। सो हियर हमने जो डेरिवेशन किया है
वो हमने डेरिवेशन किया है किसके बारे में, डी ब्रॉय की वेवलेंथ के बारे में। पर याद रखिए डी ब्रॉय डायरेक्टली अपने वेवलेंथ के बारे में चर्चा नहीं करते, वो पहले तुम्हें ये समझाते हैं, वो तुम्हें पहले ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं डुअल नेचर के बारे में पहले तुम्हें ज्ञान दूंगा। तो डी ब्रॉय ने अपने कंसेप्ट में सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करते हुए बात की है, जिसमें उन्होंने लाइट के दो प्रकार की चीजों के बारे में बात की है कि पहले कभी लाइट पार्टिकल जैसे बिहेव कर सकती है किसी फिनोमेना में, किसी फिनोमेना में वेव नेचर जैसे बिहेव कर सकती है। जिस फिनोमेना में लाइट वेव नेचर जैसी बिहेव करेगी और तुम आके पूछोगे भाई अगर लाइट वेव नेचर जैसे बिहेव कर रही है सो ऑब्वियसली उस लाइट के पास क्या होगा, उस लाइट के पास वेवलेंथ तो होगी। तो उस वेवलेंथ को मैं बोल रहा हूं डी ब्रॉय की वेवलेंथ लैम्डा, और उसका फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। p स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, h स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा है मेरा डी ब्रॉय का वेवलेंथ। स्टेप 1 एनर्जी इक्वेशन, स्टेप 2 एनर्जी इक्वेशन कंबाइन, एक स्टेप यहां पे रख लेना है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो हमने अभी सब्स्टिट्यूट कहां किया है, इसको हमने उठा के सब्स्टिट्यूट किया यहां पे और वो यहां पे। स्टेप 4 में आप देख सकते हो मैंने डायरेक्टली मोमेंटम से शुरू किया है, रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन, अगेन वन ऑफ द फॉर्मूला विच यू हैव टू रिमेंबर दिस वन एंड द फाइनल स्टेप हियर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टेट द डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, ये क्वेश्चन है। अब इस हाइपोथेसिस में आप क्या लिखोगे, डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस में आप शुरू करोगे सबसे पहले डुअल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। आप बोलोगे कि डी ब्रॉय ने कहा है कि लाइट के पास डुअल नेचर है, ये उनकी हाइपोथेसिस है। उसमें पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद उसमें वेव नेचर एक्सप्लेन करोगे। वेव नेचर एक्सप्लेन करने के बाद डी ब्रॉय की वेवलेंथ एक्सप्लेन करोगे। और एक बार क्वेश्चन पूछा था डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉय वेवलेंथ फॉर अ पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग विद अ काइनेटिक एनर्जी E। सीधा ये वाला बोर्ड का डेरिवेशन कर देना है। थोड़ा बहुत अगर मार्क्स ज्यादा के लिए पूछा गया, जैसे 4 मार्क के लिए पूछा गया, तो स्टार्टिंग में 2 लाइन आप डुअल नेचर के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये डेरिवेशन करके काम खत्म कर देंगे। व्हाट इज डी ब्रॉय हाइपोथेसिस? डी ब्रॉय हाइपोथेसिस दिस ओनली। डी ब्रॉय ने कहा है कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है, उसमें से डुअल नेचर में एक पार्टिकल होता है, एक वेव होता है, और वेव नेचर में एक डी ब्रॉय वेवलेंथ होती है जो ये होती है। लास्ट में उसने पूछा है कि एक तरह का क्वेश्चन पूछा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉय वेवलेंथ, जो बोर्ड पे लिखा है वो डिराइव कर देना है। एक्सप्लेन डी ब्रॉय हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव्स एंड डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ। सो ऑब्वियसली बात है मैटर वेव मतलब यही जिसके पास मास है, जिसके पास वेलोसिटी है, वही डी ब्रॉय ने उनके बारे में बात की है, एंड वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दिखाते हैं। सो एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, 3 पार्ट में अपने दिमाग को डिवाइड करना है। अगर सच में तुम्हें पेपर में, जैसे कभी कभी होता है कि हमें पेपर में स्पेसिफिक कंटेंट ही आता है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही आते हैं, और हम नहीं चाहते कि उस स्पेसिफिक क्वेश्चंस में हमारे मार्क्स कट हो। इसमें अगर क्वेश्चन आ गया, उसने भले ही पूछ लिया कि तुम सिर्फ डिराइव करो डी ब्रॉय का लैम्डा ही डिराइव करो, इतना ही क्वेश्चन पूछा है, बट तुम्हारे पास और कोई क्वेश्चन आते नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन पढ़ के गए हो, तो इसमें मार्क्स नहीं गवाने, तो क्यों हमने इसमें सिर्फ एक्सप्रेशन करना है। स्टार्टिंग में आपने थोड़ा बहुत डी ब्रॉय के डुअल नेचर वाला कंसेप्ट आपने थोड़ा उसको एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपने उसके पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को एक्सप्लेन किया। उसके बाद आपने उसके डेरिवेशन को एक्सप्लेन किया, ताकि ये कंटेंट दिखने के लिए भी ठीक दिखता है। अगर क्वेश्चन में पहले से ही पूछ रहा है कि भाई डी ब्रॉय हाइपोथेसिस क्या है और डेरिवेशन क्या है, फिर तो लिखना ही लिखना है। डन। सो आई होप you understood this particular topic. It was called as de Broglie का hypothesis, and I'll come up with one more topic जो कि I think semiconductor से related होगा, ठीक है, and see you all in the next video. Thank you.